हेलो दोस्तों, मैं आचार्य सुंदर कुशल शास्त्री। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य सुंदर पे। दोस्तों, अब तक हम बात कर चुके थे सिगमंड फ्राइड के। सिगमंड फ्राइड जी ने मनोविज्ञान के जो सिद्धांत दिए थे उनमें से कौन सा सिद्धांत ऐसा था जो सिगमंड फ्राइड जी द्वारा दिया गया था। तो हमने बताया था मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड जी ने दिया था। दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। ये यहाँ तक बात हो चुकी थी। इन्होंने 3 स्तर पर मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत था 3 स्तर पर डिवाइड कर दिया था। सबसे पहला स्थलाकृति, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने पहले वाली वीडियो में देख लिया है। उसके बाद गत्यात्मक था, उसके बाद हमारा क्या था? मनोलैंगिक था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गत्यात्मक अर्थात व्यक्तित्ववादी संरचना जो थी उसके बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो 3 पर्सनैलिटी है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जब पर्सनैलिटी को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो 3 प्रकार की पर्सनैलिटी हमें दिखाई देती है। उन तीनों में से कोई ना कोई किसी एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। तो जैसे कि मैं एक बात बताऊं कि हमें समाज में 3 प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं। एक तो वो व्यक्ति दिखाई देता है जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने कार्य की पूर्ति के लिए, अपने सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो अच्छा है या बुरा है। जैसे मान लो मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। उस अमीर बनने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? गरीबों का शोषण कर रहा हूँ, अपने घर से पैसे छीन के लेके जा रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा हूँ, अपने आप को सुख देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ऐसी पर्सनैलिटी होती है। दूसरी पर्सनैलिटी कैसी होती है दोस्तों? एक ऐसी पर्सनैलिटी भी होती है कि वो सुख तो प्राप्त करना चाहता है, वो सुख तो प्राप्त करना चाहता है, मगर किसी का दिल दुखा के नहीं, किसी का दिल दुखा के सुख प्राप्त नहीं करना चाहता। ठीक है, मगर सुख प्राप्त करना चाहता है। ये ध्यान रखना कि सुख प्राप्त करना चाहता है मगर किसी का दिल दुखा के प्राप्त नहीं करना चाहता। कई बार ऐसा होता है जब उसको लगे कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा, तो वो उससे एक स्टेप पीछे हट जाता है, कदम पीछे हटा लेता है। और एक केवल और केवल ऐसी पर्सनैलिटी होती है दोस्तों जिसका उद्देश्य सुख प्राप्त करना ही नहीं होता, जिसका उद्देश्य केवल केवल समाज में एक प्रतिष्ठित पद को पाना होता है, समाज में एक अच्छी इमेज बनाना होता है, एक सिद्धांत बनाना होता है, एक आदर्श बनना होता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कहा होगा कि मैं गरीब पैसे से हूँ मगर दिल का नहीं हूँ। और हमें बहुत सारे ऐसे, जैसे टीचर की मैं बात करूँ तो क्या होता है, टीचर आजकल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले बड़े गरीब होते हैं, मगर वो एक अच्छी क्वालिटी के साथ अपने आप को बरकरार रखते हैं। वो कभी भी पैसे के साथ अपने आप को ये नहीं करते कि मतलब पैसे के लिए मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार की पर्सनैलिटी है समाज में पाई जाती है। तो इसी के आधार पे मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत था व्यक्तित्व का, तो सिगमंड फ्राइड जी ने 3 अवस्थाएं बताई थी: इड, अहम और पराअहम। इड, अहम और पराअहम। अब देखिए कितनी जल्दी आपको समझ में आ जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईदम की। ईदम क्या होता है दोस्तों? ईदम के बारे में लिख लीजिए या फिर ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, ईदम जो अवस्था है, ईदम अवस्था को हम सुखवादी अवस्था कहते हैं। मैं सबसे पहली जो पर्सनैलिटी बात है वो ईदम ही है दोस्तों। वो क्या है? ईदम। केवल और केवल व्यक्ति क्या करता है? सुख प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार उसको प्राप्त हो, वो सुख प्राप्त करना चाहता है। इसको इच्छाओं का भंडार गृह भी कहा जाता है दोस्तों। इसी को इच्छाओं का भंडार गृह भी कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती है, उस इच्छा को किस प्रकार से पूरा करे कोई मायने नहीं रखता। कार्य अच्छा हो, कार्य बुरा हो, उसका पथ अच्छा हो या बुरा हो, बस इसकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। इसी जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, इसी को पशु प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। पशु प्रवृत्ति। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है: इच्छाओं का भंडार गृह, इच्छाओं का भंडार गृह सिगमंड फ्राइड जी ने निम्न में से किस अवस्थाओं को बताया है? या सिगमंड फ्राइड जी के अनुसार इनमें से कौन सा सुखवादी सिद्धांत के तहत आएगा? तो सुख, ठीक है, इच्छाओं का भंडार गृह या पशु प्रवृत्ति सिगमंड फ्राइड जी किसको बोलते हैं, किस अवस्था को बोलते हैं? जो ईड अवस्था होती है उसको पशु प्रवृत्ति भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और डीपली जाके। एक बच्चा है एक स्कूल में, जो कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए कुछ भी करता है, शरारत करता है, मतलब जो भी करता है बस अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करता रहता है। तो ठीक है, तो किस अवस्था के तहत आएगा? ईदम अवस्था के अंदर। कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है: जब कोई बच्चा अपनी कक्षा में देखता है कि सभी के पास नए नए पेन है और उसके पास कोई नया पेन नहीं है, तो वो क्या करता है कि पेनों को चुरा कर, किसी के पेन को चुरा कर अपना
आता है, वो कहता है कि ये पेन मेरा है, या फिर वो कहता है कि घर से पैसे चुरा के लेके आता है और वो नया पेन उनसे भी अच्छा एक नया पेन लेके आता है, तो सिगमंड फ्राइड जी के अनुसार वो कौन सी अवस्था के तहत काउंट किया जाएगा? इदम अवस्था के अंदर काउंट किया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी इच्छा पूरी की है, उसने अनैतिक कार्य किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अनैतिक कार्य भी इसको बोल सकते हैं, नैतिक कार्य करता है इसके अंदर व्यक्ति। कैसा कार्य करता है? अनैतिक। तो नैतिकता के अंदर नहीं होता। इसको अपराध, आपराधिक कार्य भी यहाँ पे करता है, अपराध, अपराध। तो जहां पर अपराध का आ जाए, नैतिक कार्य का आ जाए, पशु प्रवृत्ति आ जाए, इच्छाओं की पूर्ति आ जाए या सुख की पूर्ति आ जाए, तो वहां पर कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? ईड अवस्था होगी। इदम जिसको कहा जाता है, इदम हिंदी में, ईड उसको कहा जाता है। अब आती है बात दोस्तों अहम की। ये अहम अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? इच्छा तो सभी के अंदर होती है, ठीक है, सुख प्राप्त हर कोई करना चाहता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इच्छाएं हर किसी की होती है, सुख हर कोई प्राप्त करना चाहता है। वो यहाँ पे भी हर किसी को सुख चाहिए, वो सुख अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं को प्राप्त करना चाहता है, मगर गलत वे से नहीं, अनैतिक कार्य से नहीं, पशु प्रवृत्ति के अंदर नहीं और आपराधिक कार्य से नहीं। और जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है, मान लो कि वो ऐसा सुख प्राप्त करने की इच्छा है उसके अंदर, एक प्रकार से इच्छा पूरी करना चाहता है अपनी, जब वो इच्छा पूरी करने लगता है तो उसको लगता है नहीं ये कार्य गलत है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो शायद पकड़ा जाऊंगा तो पुलिस मेरे को पकड़ के ले जाएगी, मेरी समाज में बदनामी होगी, ये होगा, मेरे मारपीट होगी, ठीक है। और वो डर के क्या करता है, एक स्टेप पीछे हटा लेता है, अर्थात वो यहाँ पे अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए छोड़ देता है, तो वो कोई और स्टेप ढूंढता है, ठीक है। अर्थात वो अनैतिक कार्य नहीं करता, पशु प्रवृत्ति नहीं करता, आपराधिक कार्य नहीं करता, ठीक है, एक प्रकार से सही तरीके से चलने की कोशिश करता है, तो वो कहलाती है अहम अवस्था। तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? अहम अवस्था। दोस्तों इसीलिए इसको वास्तविक सिद्धांत भी कहा गया है, पर्सनैलिटी का वास्तविक सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत या वास्तविक अवस्था, ठीक है, वास्तविक अवस्था या वास्तविक सिद्धांत भी कहा गया है। दोस्तों इसी को समायोजन का आधार भी कहा गया है, समायोजन का आधार। क्यों दोस्तों? देखो वो सुख प्राप्त करना चाहता है अब, मगर वो समायोजित कर ला, अपने आप को समायोजित कर लेता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करूंगा तो गलत हो जाएगा और मेरे ऊपर ब्लेम हो जाएगा, समाज में मेरी अच्छी इमेज नहीं रहेगी। तो वो अपने आप को क्या करता है? समायोजित करता है और दूसरे किसी तरीके से इस चीज को पूरी करने की कोशिश करता है जो गलत ना हो, जो तरीका गलत ना हो, ठीक है। इसलिए इसको समायोजन का आधार भी कहा जाता है। दोस्तों इसी को संतुलन की अवस्था भी कहा जाता है। संतुलन, मैं एक बार इसको परा अहम को यहां से हटा देता हूं, संतुलन की अवस्था। तो यहां पे ध्यान रखना है, संतुलन की अवस्था किसे कहा गया, समायोजन का आधार किसे कहा गया, वास्तविक सिद्धांत किसे कहा गया, वास्तविक सिद्धांत किसे कहा गया। तो दोस्तों यहां पर व्यक्तित्व का कार्यपालक भी इसको कहा जाता है, व्यक्तित्व का कार्यपालक, व्यक्तित्व का कार्यपालक भी इसको कहा जाता है। शायद अब आपको समझ में आ गया कि व्यक्तित्व का कार्यपालक क्यों, क्योंकि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी किसको बोलते हैं कि उसके अंदर अच्छे गुण भावात्मक भी होने चाहिए, शारीरिक भी होने चाहिए। अब शारीरिक की बात तो चल नहीं रही, यहाँ तो भावात्मक चल रही है, एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक चल रही है, मन की चल रही है। तो व्यक्तित्व का कार्यपालक अर्थात वो अपने व्यक्तित्व जो है उसका कार्यपालक होता है, व्यक्तित्व को खराब नहीं होने देना चाहता, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को एक प्रकार से धूमिल नहीं होने देना चाहता। तो हम कहेंगे इसीलिए इसको समायोजन का आधार भी, संतुलन की अवस्था भी, वास्तविक सिद्धांत भी कहा जा सकता है अहम अवस्था को। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरी, परा अहम, सुपर ईगो जिसको कहा जाता है। तो वो कौन सी बच गई दोस्तों? वो बच गई आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी वो व्यक्ति जो आदर्शवादी होते हैं, आदर्शवादी क्या होते हैं दोस्तों? अपनी इच्छाएं ही त्याग देते हैं, समाज में अपना एक अच्छा स्थान बनाने के लिए क्या करते हैं? अपनी इच्छा ही त्याग देते हैं, अपना सुख ही त्याग देते हैं। देखो ये अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है, मगर सही वे से। ये इच्छाएं पूरी कर रहा है, सही है या गलत है, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो, ये कर रहा है एक सही वे से। समाज का भी डर है और इसको इच्छाएं भी पूरी करनी है, समाज का भी डर है, इच्छाएं भी पूरी करनी है, ठीक है। मगर ये क्या कहता है कि ये आदर्श बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने सुख त्याग देगा, अपनी इच्छाएं भी
त्याग देगा। ठीक है, ये केवल और केवल आदर्श बनना चाहता है समाज के अंदर, ऐसी पर्सनैलिटी के लोग। और इसी अवस्था को बोलते हैं परा अहम, परा अहम, सुपर ईगो। यहां पर इसको नैतिकवादी भी कहा जा सकता है, नैतिकतावादी या नैतिक बोल सकते हैं। ये व्यक्ति नैतिक होता है। ठीक है, इसी को हम आध्यात्मिक भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था भी। अध्यात्म के अंदर ज्यादा रुझान हो जाता है, झुकाव हो जाता है इस अवस्था में व्यक्ति का, इसीलिए इसको आध्यात्मिक अवस्था भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 3 अवस्थाएं गत्यात्मक अवस्था के तहत जो सिगमंड फ्राइड जी ने बताई थी, जिसको हम व्यक्तित्ववादी भी कह सकते हैं संरचना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, दोबारा फिर मैं बात कर रहा हूं, इदम अहम परा अहम। इदम में इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहेगा, चाहे वो गलत वे से हो, सही हो, बस जल्दी से जल्दी इच्छाएं पूरी हो। उसको सुख मिलना चाहिए, उसको आनंद मिलना चाहिए, उसको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, चाहे वो समाज में कार्य अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे समाज में उससे किसी को कोई फायदा पहुंचे या ना पहुंचे या नुकसान ही पहुंचता रहे। एक होता है अहम। ठीक है, अहम अवस्था किसको बोलते हैं? जब व्यक्ति सुख तो प्राप्त करना चाहता है, इच्छाएं तो पूरी करना चाहता है, मगर सही वे से, सही ढंग से, सही तरीके से, समाज का भी उसको डर है। ठीक है, और एक होता है परा अहम। परा अहम क्या होता है? निरा, जिसको बोलते हैं आदर्शवादी, या जिसको नैतिक व्यक्ति, नैतिकतावादी या आध्यात्मिक, जो अपनी इच्छाएं भी त्याग सकता है, अपने सुख भी त्याग सकता है, केवल केवल समाज में एक आदर्श बनने के लिए। ठीक है, तो वो होती है परा अहम अवस्था। तो दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए डाल रहा हूं, देखते हैं कि आपको समझ में आया होगा नहीं आया होगा, क्योंकि ऐसे पूछ ले तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर इसके कॉमन फैक्टर के अंदर से पूछा जाए तो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक बच्चा है दोस्तों, एक क्या है? बच्चा है। वो क्या करता है दोस्तों? वो जो बच्चा है वो पास होने के लिए, 10th क्लास का बच्चा है, पास होने के लिए सोचता है कि अब की बार मेरे को मेरिट लेके आनी है, अच्छे नंबर लेने हैं। तो क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है, उसको पता चलता है अगर अच्छे नंबर लेने हैं ना तो क्यों ना पहले ही पेपर देख लिया जाए। तो स्कूल में जा करके जो जिस टीचर ने मैथ का पेपर बनाया है उस टीचर से पेपर चुरा लिया, उसके ड्रॉअर से पेपर चुरा लिया और वो पेपर देख करके वो फर्स्ट आ गया। तो अब ये कौन सी व्यक्तित्ववादी सिद्धांत के अंदर काउंट किया जाएगा? मुझे जल्दी से बता दीजिए, कौन से के अंदर? ईदम के अंदर, क्योंकि इसने इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, पशु प्रवृत्ति से, अनैतिक कार्यों से, आपराधिक कार्य किया है। ठीक है, तो कौन सी में आएगा? बिल्कुल ईदम में। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। मगर अभी इसी को आगे बढ़ाते हैं, वो ऐसा करना चाहता है। अभी अगर क्वेश्चन दूसरा आया कि वो ऐसा करना चाहता था, मगर जैसे ही वो क्लास या ड्रॉअर तक गया तो उसके मन में आया अगर मैं पकड़ा गया तो मैं फंस जाऊंगा, टीचर मुझे डांटेंगे, मुझे स्कूल से निकाला भी जा सकता है, मेरे पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाया भी जा सकता है, समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं टीचर से ही थोड़ा सा राय ले लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं पास होने के लिए क्या करूं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? थोड़ी मेहनत और थोड़ी टीचर की राय लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ से डर चुका है। ठीक है, इस चीज से डर चुका है वो। तो अब ये कौन सी अवस्था के अंदर आ गया? सुख अब भी प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, कौन सी अवस्था के अंदर आ गया? अहम अवस्था के अंदर। आई थिंक ये बातें आपको अब समझ में आ चुकी होगी कि किस प्रकार से भी इसको पूछा जा सकता है। अब आती है परा अहम। परा अहम किसको कहते हैं? एक वो बच्चा भी होता है दोस्तों जो दूसरे की हेल्प करने के लिए खुद भी पढ़ना छोड़ देता है। वो कहता है ये लो मेरे नोट्स है भाई, अगर तुम्हें ऐसा डर है कि तुम फेल हो जाएगा, मेरे नोट्स है दोस्त, तू पढ़ ले, मैं भी पढ़ लेता हूँ, तू भी पढ़ लेता है, मगर तेरे को ज्यादा जरूरत है तो पहले तू पढ़ ले। वैसे कोई बच्चा ऐसा करता नहीं है, बच्चे पहले पास होने की खुद सोचते हैं, मगर कुछ एक होते हैं जो शेयर भी करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, तो कौन सी अवस्था के अंदर आएंगे? परा अहम अवस्था के अंदर। तो क्योंकि वो नैतिक कार्य कर रहे हैं, वो एक प्रकार से आदर्श स्थापित करना चाह रहे हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और ये टॉपिक्स अच्छी तरह समझ में आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कितनी बेनिफिट दे रही है। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।